गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 90 डेज क्रैश कोर्स प्रोग्राम में मैं गणेश खड़से आपको हिस्ट्री ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। लास्ट लेक्चर में पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया था जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक पीरियड के बारे में। दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे वैनिश हो गया, कैसे वो मिट गया, इसके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन 1750 BCE से पीछे तक ही था और उस 1750 के बाद में क्या हुआ 400-500 साल में हमें कुछ नहीं मालूम होता है। बट सडनली एक ट्राइब हमें नजर आती है जिसको हम आर्यन कहते हैं। ठीक है, एक ट्राइब हमें नजर आती है भारत में और ये ट्राइब को हम आर्यन कहते हैं। और ये आर्यन जो है ये सबसे पहले सप्त सिंधु एरिया में उन्होंने अपने घर और अपने निवास स्थान वहां पर बनाया। अभी सप्त सिंधु मतलब भारत पाकिस्तान का ही एरिया है। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों वाला प्रदेश, और वो नदियां कौन सी है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी ये जो संस्कृति थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम संस्कृत कहते हैं, सिविलाइज्ड कहते हैं। बट वैदिक पीरियड के जो लोग थे उनको सिविलाइज नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो पेस्टोरल नोमैडिक थे, घुमंतुक लोग थे। वो कहीं पर भी सेटल नहीं हुए, सेटल होते हैं बट एंडिंग में आगे चल के सेटल होते हैं। तो वो जो ट्राइब है आर्यन ट्राइब, वो कहां से आई भारत में, इसके बारे में भी हमें कुछ मालूम नहीं है। अनुमान लगाए जाते हैं। इसमें फेमस अनुमान लगाया है लोकमान्य तिलक जी ने। वो कहते हैं कि ये आर्यन ट्राइब जो है कहां से आई है, तो ये आई है नॉर्थ पोल से। मार्टिमल विलर एक नाम हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इन्होंने कहा कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो इस तरीके से तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। बट ये जो ट्राइब थी इनको आर्यन ट्राइब कहा गया है। अभी ये जो ट्राइब है ये भारत में सप्त सिंधु के एरिया में सेटल हुई और बाद में उन्होंने अपना एरिया स्प्रेडिंग कर दिया और जगह पर वो फैल गए और जगह पर उन्होंने घर बनाए। दोस्तों, ये जो ट्राइब है इन्होंने कुछ साहित्य की रचना की जिसको वेद कहा गया है। क्या कहा गया है? वेद मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज। ऐसे 4 वेदों की निर्मित इन लोगों ने की, इसीलिए इस पीरियड को वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। अभी वैदिक पीरियड के 2 पार्ट पढ़ते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। 4 वेदों में से पहला जो वेद है और सबसे बड़ा जो वेद है, सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। उसकी रचना होती है अर्ली वैदिक पीरियड में, और रिमेनिंग जो 3 वेद है इनकी रचना होती है लेटर वैदिक पीरियड में। अभी ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे इंडियन हिस्ट्री के कल्चर और सिविलाइजेशन के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारे सोसाइटी पर इस पीरियड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, इस पीरियड को हम समझने की कोशिश करते हैं। द वैदिक एज स्टार्टेड विद कमिंग ऑफ आर्यन, दैट इज इंडो आर्यन। आर्यंस को इंडो आर्यन भी कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये कोई रेस नहीं है, वंश नहीं है, एक भाषिक टर्म है आर्यन। ठीक है, क्योंकि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। जैसे कि वेदों के बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों का इंग्लिश भाषा से भी रिलेशन जोड़ा जा सकता है और हमारी संस्कृत भाषा से भी रिलेशन लगाया जा सकता है। जैसे कि मातृ, ये एक संस्कृत शब्द है, एक संस्कृत शब्द है। इस मातृ को इंग्लिश में मदर कहा जाता है। पितृ फादर, ठीक है, भ्रातृ ब्रदर। ऐसे बहुत सारे जो है ये शब्द जो है मातृ, पितृ, भ्रातृ, इन शब्दों का थोड़ा सा रिलेशन आपको नजर आता है। भाई, ब्रदर, माता, मदर। तो ये जो है इस भाषिक रिलेशंस के आधार पर ये इंडो यूरोपियन ग्रुप इसको हम कहते हैं। ठीक है, बट ये लैंग्वेज के आधार पर है दोस्तों, ये आपको समझना है। मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्यन, दैट इज नोबल। उस समय वो खुद को श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, श्रेष्ठ, नोबल मतलब श्रेष्ठ समझते थे। दे स्पोक संस्कृत एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, मतलब वो संस्कृत भाषा बोलते थे जिसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, एक्चुअली उसको फुल्ली संस्कृत भी नहीं कहा जा सकता। तो वो एक तीसरा ही भाषा का कुछ तीसरा ही फॉर्म था जिसको आज हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये है सप्त सिंधु का प्रदेश। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियां। अब ये नदियां कौन सी है, जिस एरिया में सबसे पहले ये लोग आकर बसे थे, ये नदियां कौन सी है ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वो नदियां ये थी। ठीक है, उस समय
आज हम इन नदियों को दूसरे नाम से जानते हैं, बट उस समय किसी और नाम से जाना जाता था, जैसे सिंधु, विपाश, वितस्ता, परुष्णी, अक्सिनी, शतुद्री, सरस्वती। आज हम इन नदियों को इन नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे इंडस रिवर को उस समय किस नाम से जाना जाता था वैदिक पीरियड में, या तो फिर रावी नदी को वैदिक पीरियड में किस नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सातों नदियों के आज के नाम और वैदिक पीरियड के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन क्योंकि पूछा गया है। ठीक है, अभी अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता है? ऋग्वेदा इज द ओनली सोर्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में क्या है? हाइम्स दिए गए हैं, मंत्र दिए गए हैं, श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, कितने हैं? 1028 1028 हाइम्स है, और जो 10 मंडल में 10 मंडल्स में डिवाइड है। कितने मंडल्स में? 10 मंडल्स में डिवाइड है। टू बिगिन विद द वेदास वेयर रिसाइटेड एंड नॉट रिटन। ठीक है, बिगिनिंग में वैदिक पीरियड में वेदों की रचना तो हुई, बट वेद लिखित फॉर्म में नहीं थे, वो ओरल ट्रेडिशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते थे। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब ओरल मेथड से उसका पाठांतर किया जाता था। अभी कैसे? तो उसको श्रुति मतलब सुनाया जाता था लोगों को, और लोग उसको मेमोराइज करते थे, मतलब स्मृति में रखते थे, मेमोराइज करते थे। तो इस तरीके से ओरल ट्रेडिशन से वेद आगे आगे चलते गए। वेदों का लिखित फॉर्म कब आया दोस्तों? तो आया 11th सेंचुरी, कॉमन इरा की 11th सेंचुरी में वेदों को लिखा गया। तब तक वेद लिखे नहीं गए थे। ठीक है, वो सिर्फ ओरल ट्रेडिशन में ही थे। अभी दोस्तों, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ किंग नोन एज राजन। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? तो वहां पर मोनार्कियल सिस्टम था। राजा को, किंग को क्या कहा जाता था? राजन। और ये प्रजासत्ताक सिस्टम था यहाँ पर। ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। राजा जो बनेगा वो चुन के बनता था, सब लोगों के सहमति से, मतलब इलेक्शंस के जरिए राजा को नियुक्त किया जाता था। राजा की अगर डेथ होती है तो उसका बेटा राजा नहीं बन सकता था, फिर से चुनाव होगा, फिर से नया व्यक्ति राजा बनेगा। काबिलियत जिसमें है वही राजा बनेगा, इसीलिए इसको प्रजासत्ताक कहा गया है। इलेक्शन के जरिए हेड को चुना जाता है, मतलब ये प्रजासत्ताक है, रिपब्लिक है। ठीक है, पैट्रियार्कल फैमिली मतलब फैमिली का जो हेड था वो पुरुष रहता था। अगर माता रहती, ठीक है, एक लेडीज अगर फैमिली की हेड रहती तो इसको मैट्रियार्कल कहा गया रहता, मैट्रियार्कल। बट पैट्रियार्कल है, इसका मतलब पुरुष वहां पर फैमिली का हेड था। जन वाज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट इन द ऋग्वैदिक टाइम। बहुत बड़े गांव मिला के जन बनता था। क्या बनता था? जन। ठीक है, फैमिली को कुल कहा जाता था। ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज को मिला के गांव बनता था, जिसको ग्राम कहा गया है। और बहुत सारे ग्राम मिलाकर विष बनता था। विष मतलब पीने का विष नहीं है दोस्तों, जिससे हम जहर कहते हैं, वो नहीं। विष मतलब एक अलग विष है। और बहुत सारे विष, जैसे तहसील है, आज के दौर पे हम तहसील को कैसे जानते हैं? बहुत सारे गांव मिला के तहसील बनती है, वैसे ही उस समय बहुत सारे गांव मिला के विष बनता था, और बहुत सारी विष मिला के जन बनता था। क्या बनता था? जन। ठीक है, और इस जन का जो हेड रहता था उसको राजन कहा जाता था। राजन मतलब किंग। ठीक है, इस तरीके से ये पॉलिटिकल सिस्टम था यहाँ पर। अभी ट्राइबल चीफ, ये ट्राइबल थे, ट्राइब्स थे। ठीक है, जनजातियां थी, उसका हेड था राजन। किंग पोस्ट हैड बिकम हेरिडेटरी। ठीक है, अभी ये लेटर वैदिक की बात है। हेरिडेटरी मतलब वंश परंपरा से वो राजा बनता था, बट शुरुआत में हेरिडेटरी नहीं था। इलेक्शन ऑफ द किंग थ्रू समितिस, राजा का जो है इलेक्शन होता था, इलेक्शन लड़ना पड़ता था। अभी सभा और समिति ये वहां की बहुत बड़ी कमिटियां थी। ठीक है, कमिटियां थी, जैसे कि ग्राम पंचायत होती है हमारी, ग्राम सभा और विलेज पंचायत जो जिसको हम कहते हैं। ग्राम सभा में सारे के सारे लोग शामिल होते थे डिस्कशन के लिए, गांव के भले बुरे के बारे में डिसीजन लेने के लिए। बट ग्राम पंचायत में सिर्फ जो हेड थे, जो चुने हुए लोग थे, वही सिर्फ अपने मत रख सकते थे, डिसीजन ले सकते थे। तो समिति और सभा ऐसी दो असेंबलीज यहां पर नजर आती है वैदिक पीरियड में। राजा कौन बनेगा इसका निर्णय समिति द्वारा, मतलब सारे लोगों के द्वारा लिया जाता था। तो ये यहां पर आपको बात याद रखनी है। रिपब्लिक फॉर्म था क्योंकि राजा को इलेक्शन जीतना पड़ता था। पुरोहित, ठीक है, पुरोहित था, क्या काम था उसका? तो राजा को सजेशन देना।
ठीक है, सबसे हायर प्रीस्ट था, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे नाम आते हैं। यही विश्वामित्र है जिन्होंने गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, आपको मालूम होगा, इस मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की है। द सेनानी, आर्मी का जो चीफ था उसको सेनानी कहा जाता था। व्रजपति, द ऑफिसर हु एंजॉयड ऑथोरिटी ओवर द लार्ज लैंड, मतलब बड़ी जमीन, जमींदार जो था उसको व्रजपति कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अभी द सक्सेसफुली एट्रीब्यूट टू यूज द कैरियोट हॉर्सेस आर्म मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड इंट्रोड्यूस द स्पोकन व्हील्स। देखो, ये युद्ध प्रिय संस्कृति थी, लड़ाऊ संस्कृति थी, जिनके पास वेपन्स थे, घोड़े थे, रथ थे, ठीक है, और स्पोकन व्हील्स के चाक जो है, व्हील्स जो है, उन्होंने स्पोकन व्हील बनाए थे। वॉर वेयर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउ, गाय जो थी ना, काउ की बहुत बड़ी चोरी होती थी, ठीक है, काउ की चोरी होती थी, और ये काउ की चोरी की वजह से ही बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं, ऐसा वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और काउ के वजह से जो भी लड़ाई होती है उसको गविष्टि कहा गया है, ठीक है। गविष्टि इज कॉल्ड एज द सर्च फॉर काउ, मतलब काउ को जीतने के लिए जो युद्ध लड़ाया जाता था उसको गविष्टि कहा गया है। आर्यंस नेवर लिव्ड इन सेटल्ड सिटीज, देखो ये पेस्टोरल नोमैडिक सिटी सोसाइटी थी, इनको शहरों के बारे में या फिर बड़े पैमाने को पर समाज को एकत्रित करके एक जगह पर रहना इन लोगों को मालूम नहीं था, ये घुमंतुक संस्कृति थी, ठीक है, आज यहाँ तो कल कहीं दूसरी जगह। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड में ये बहुत बड़ा, यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। असेंबलीज ऑफ दैट पीरियड, दैट इज सभा समिति, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विदता और गण, ये दो संस्कृति भी थी। सभा कंसिस्टेड द एल्डर मेंबर ऑफ द ट्राइब, मतलब जो अनुभवी लोग थे ये सभा के मेंबर थे। समिति मतलब मेनली डेल्ट विद पॉलिसी डिसीजन एंड द पॉलिटिकल बिजनेस। समिति, ये जो असेंबली है इसमें सारे के सारे लोग शामिल होते थे। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है सभा और समिति की, क्योंकि यहाँ पर वुमेन्स भी प्रेजेंट रह सकती थी। दोस्तों, अर्ली वैदिक पीरियड बहुत ही अच्छा पीरियड था, ठीक है, वुमेन्स को पढ़ने की अनुमति दी जाती थी, उनके परमिशन के बगैर उनकी शादी नहीं की जाती थी, उनको अगर खुद का वर चुनने की भी उनको अनुमति थी, किससे शादी करना ये भी वो खुद डिसाइड कर सकते थे। दे वर्शिप नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, फायर, वाइंड, रेन, थंडर, ये जो है इसकी वो पूजा करते थे। निसर्ग पूजक संस्कृति, मतलब वैदिक पीरियड की संस्कृति को निसर्ग पूजक संस्कृति भी कहा गया है। इंद्रा, इसको पुरंदर भी कहा गया है, ठीक है, इंद्र सबसे बड़े गॉड थे। वैदिक ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र इन्हीं के नाम से, सबसे ज्यादा श्लोक इन्हीं के नाम से, लगभग 250 से ज्यादा श्लोक इनके नाम से है। उसके नीचे नाम आता है वरुण का, ठीक है, वरुण का नाम, उनके नाम पे 200 से ज्यादा श्लोक है, ठीक है। तो ऋग्वेद में आपको इंद्रदेव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी दशराजन बैटल क्या है? ऋग्वेद में दशराजन बैटल का उल्लेख आता है। 10 मंडलों में से जो तीसरा मंडल है, उस तीसरे मंडल में दशराजन बैटल का उल्लेख आता है। दशराजन नाम से ही आपको पता चलेगा 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है। एक तरफ एक राजा था और दूसरी तरफ 10 राजाओं की पूरी टीम थी, ठीक है। तो सुदास एक अकेला था और 10 ट्राइब्स, 10 राजा दूसरी तरफ थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, प्रीस्ट को लेके। अभी सुदास का प्रीस्ट कौन बनेगा? वशिष्ठ बनेंगे या फिर विश्वामित्र बनेंगे? इस चीज को लेके ये बैटल हुई थी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि 10 राजाओं को हरा के सुदास जीत जाता है। सुदास की ट्राइब का नाम भरत था। क्या नाम था? भरत। इसीलिए सुदास जीता था दशराजन बैटल, और वो भरत ट्राइब से बिलोंग करता है, इसीलिए हमारे देश को भारत ये नाम मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? भारत नाम। अभी वो 10 ट्राइब्स क्या थी? तो उसमें से 5 आर्यन ट्राइब्स थी और 5 अनार्यन ट्राइब्स थी, ठीक है। आर्यन मतलब अनु, यदु, पुरु, द्रुयु और तुर्बसु, और अनार्यन मतलब पक्त, अलिंग, शैव, कैकत और वैष्णी, ये अनार्यन ट्राइब थी। अभी लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड कितना है वो यहां पर डिक्लेयर किया गया है। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, बहुत सारी चीजों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। रिजिडिटी आ जाती है सोसाइटी में, कास्ट बनती है यहाँ पर। इसीलिए अर्ली वैदिक पीरियड को जितना अच्छा माना गया है उतना ही बुरा है ये लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर यज्ञ करने की ट्रेडिशन जो थी,
यज्ञ मतलब हवन करने की ट्रेडिशन बहुत बड़े पैमाने पर शुरू थी। बहुत पैसा खर्च करके लोग यज्ञ करते थे। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे यज्ञ किए जाते थे और बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता था, पशुओं की बलि दी जाती थी। इस तरीके से ये बुरी आदतें इस सोसाइटी में धस गई थी। ठीक है, अभी दोस्तों सभा और समिति इनका महत्व भी बहुत कम हो गया था। राजा का बेटा राजा बनने लग गया था, अभी हेरिडेटरी सिस्टम शुरू हो गया था वंश परंपरा से। ठीक है, तो इस तरीके से बुरी आदतें। अभी ये पॉलिटिकल सिस्टम वैसा ही था, कुल का कुलपति, कुल का हेड कुलपति, ग्राम का हेड ग्रामणी, विश का हेड विशपति और जन का हेड राजन। राजन मतलब किंग। ठीक है, वर्ण सिस्टम यहाँ पर हमें दिखाई देती है। बिजनेस ऑक्यूपेशन के आधार पर यहाँ पर वर्ण सिस्टम शुरू हो जाती है। अपर वर्ण सबसे बड़ा ब्राह्मण, प्रीस्ट, इनका काम क्या था? प्रीस्ट, लोगों को पढ़ाना काम था, हवन करना इनका काम था। क्षत्रिय रूलर्स डिफेंस का काम करते थे, सुरक्षा का काम करते थे। वैश्य एग्रीकल्चर, ट्रेडर और आर्टिजन्स। ठीक है, व्यापारी लोग वैश्य में आते थे। शूद्रास ये जो थी ये सबसे निचली कमिटी थी, निचला समुदाय था। ठीक है, इसका काम क्या था? तो अपर मोस्ट जो तीनों वर्ण दिए हैं इनकी सेवा करना इनका काम था, शूद्रास का काम था। तो ये सिस्टम ये ऐसे पिरामिड की तरीके से आपको समझ में आएगा। अपर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे शूद्रा। और भी एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसको वर्ना सिस्टम में जगह नहीं थी, जिनको अनटचेबल्स कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? अनटचेबल मतलब अस्पृश्य। इनको वर्ना सिस्टम के बाहर ही रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वैदिक लिटरेचर, जैसे मैंने कहा ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ और लेटर वैदिक पीरियड में 3 वेदों की निर्मित हुई, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अभी इसके बारे में हमें जानना है। क्या दिया गया है ऋग्वेद में? दिस इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। इट कंटेन्स 1028 हाइम्स एंड इट्स क्लासिफाइड इनटू 10 मंडल्स। 10 मंडलों में इसका डिवीजन हुआ है। यजुर्वेद डील्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, यज्ञ कैसे किया जाए, कौन से मंत्र बोले जाएंगे, कैसे सैक्रिफाइस होंगे, ये सारी चीजें यजुर्वेद में दी गई है। सामवेद में क्या दिया गया है? तो ये संगीत से रिलेटेड है। सारे गामा पधा निसा जो संगीत का बेस है ये यही है, सामवेद। तीसरा वेद है अथर्ववेद। इट कंटेन्स स्पेल्स एंड मैजिकल फॉर्मूला। यहाँ पर आपको तंत्र मंत्र, फिलॉसफी, मेडिसिन, गणित, इसके बारे में यहाँ पर अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से चारों वेद में क्या क्या जानकारी दी जाती है ये भी मैंने आपको बताया। अभी कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर पे भी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अभी दोस्तों वर्ना सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर आश्रम धर्म नाम की एक कंसेप्ट यहाँ पर दिखाई देती है। आश्रम धर्म का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन से कर्म करने पड़ेंगे, ये चीजें आश्रम धर्म में दी गई है। लेटर वैदिक पीरियड में आश्रम धर्म हमें दिखाई देता है। आश्रम धर्म में 4 आश्रम हैं। ठीक है, 4 आश्रम हैं। तो वो चारों आश्रम के नाम कौन से हैं ये आपको बताना है मुझे, ये आपका होमवर्क रहेगा। चारों आश्रम के नाम आपको बताने हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड दोनों के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। एनडीए पेपर सेकंड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कौन सा नहीं है ऐसा हमें यहाँ पर बताना है। डोरवेज एंड विंडोज जनरली फेस द साइड लेन एंड रेयरली ओपन इनटू द मेन स्ट्रीट। बिल्कुल हेल्थ कॉशियस थे, इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द हाउसेस जनरली हैव सेपरेट बाथिंग एरिया एंड टॉयलेट, ये भी सही है। द सिटाडेल वाज वॉल्ड, फोर्टिफाइड, बट द लोअर टाउन वाज नॉट फोर्टिफाइड, दैट इज वॉल्ड। ठीक है, ये भी सही है। ड्रेन एंड वाटर शट्स वेयर ऑफन बिल्ड इनसाइड द वॉल। ऑफन बिल्ड कहा गया है, मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, वो हमें मालूम है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में वाटर शट्स और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ढका हुआ रहता था, घर के अंदर भी था और बाहर भी था। तो ऑफनली कहा गया इनसाइड द वॉल, मतलब ये गलत बन जाएगा, इसीलिए डी हमारा जो है यहाँ पर आंसर बनेगा। द टेराकोटा प्लाव ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड एट। टेराकोटा प्लाव मतलब जो नांगर जिसको हम कहते हैं, जो जिससे जमीन को खेती करने के लायक बनाया जाता है, उसको नांगर कहते हैं, उसको इंग्लिश में प्लाव कहते हैं। तो मट्टी का एक प्लाव हमें मिलता है, कहां पर मिलता है यही पूछा गया है, तो वो जगह है बनावली।
तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, द हरप्पन क्राफ्ट डिस्प्ले एन अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कायोनर, व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन फॉर सच एन अचीवमेंट। कायोनर नाम का एक हिस्टोरियन है जिसने ये अनुमान लगाया कि एक स्टैंडर्डाइजेशन, हमें डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन दिखता है, मतलब एक तरीके से वेट दिखते हैं, डिस्टेंस की एक स्केल हमें दिखाई देती है, लोग घरों के एक पर्टिकुलर साइज हमें दिखाई देते हैं, रोड्स के पर्टिकुलर साइज दिखाई देते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पर है, स्टैंडर्डाइजेशन है डिग्री का। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, इसका अनुमान कायोनार ने निकाला है और वो कहते हैं कि वो अनुमान है स्टेट कंट्रोल। वहां पर एक अथॉरिटी होगी जो इन सारी चीजों को रेगुलेट करती होगी और उस अथॉरिटी का नाम है स्टेट कंट्रोल। स्टेट के द्वारा सारी चीजें कंट्रोल की जाती है, इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन एक सोसाइटी में हमें दिखाई देता है। आज भी अगर बात की जाए, आज भी 1 किलो का वेट मतलब 1000 ग्राम ही होता है। ठीक है, आपके मुंबई में कुछ अलग है या फिर पुणे में कुछ अलग है और नागपुर में कुछ अलग है क्या? नहीं है। ये स्टेट की गारंटी होती है कि 1 किलो शक्कर मतलब 1000 ग्राम ही मिलना चाहिए, 1 ग्राम भी उसमें कम नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? स्टेट लेता है दोस्तों। तो ये रूल्स और रेगुलेशन आज भी है भारत में, बट उस समय में जब थे, आज भारत में स्टेट है इसीलिए रूल्स रेगुलेशन है, बट उस समय भी रूल्स और रेगुलेशन थे ही। तो इसका अनुमान हम क्या लगा सकते कि उस समय में भी स्टेट कंट्रोल था, इसीलिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन, डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन दिखाई देती है। हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी। इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेयर वी यूज फॉर इंडस वैली, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। किस नाम से हमें रिकॉर्ड में, मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में किस नाम से बुला गया है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को? तो मैंने ये क्वेश्चन बताया था, मेलुहा। मेलुहा इस नाम से डिनोट किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन कल्चर। फर्स्ट स्टेटमेंट, द हड़प्पन कल्चर मैच्योर्ड इन सिंध पंजाब। बिल्कुल सही है। सिंध पंजाब मतलब पाकिस्तान और भारत का जो एरिया है, उस एरिया में ही ये संस्कृति मैच्योर्ड हो गई। बिल्कुल सही है। इट स्प्रेड फ्रॉम देयर टू साउथवर्ड एंड ईस्टवर्ड। उस जगह से फिर वो महाराष्ट्र की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ और नॉर्थ की तरफ ऐसे फैलती हुई गई है। ठीक है, तो ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द एरिया वेयर स्प्रेड वाज बिगर देन द इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। ओल्डेस्ट 4 सिविलाइजेशन बताए थे मैंने, उन चारों सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा एरिया है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये जो है, ये भी सेंटेंस यहां पर सही बनेगा, स्टेटमेंट सही बनेगा। मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी। 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। Which one of the following rivers was earlier known as विवस्था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों हर साल। तो सातों नदियों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। विवस्था नदी को आज के समय में हम झेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? झेलम कहते हैं। तो उस समय क्या कहा जाता था? विवस्था। वैदिक पीरियड में उसको विवस्था कहा जाता था, आज की जो झेलम नदी है। Which among the following is not true with regard to the ऋग्वेद संहिता? ऋग्वेद से लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और नॉट ट्रू पूछा गया है। There are about 300 non-Indo-European words in ऋग्वेद। Mostly Indo-European words वहां पर यूज किए गए हैं, बट 300 ऐसे वर्ड है जो नॉन इंडो यूरोपियन है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। There is referred to दशराजन बैटल इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद के 3रे मंडल में दशराजन बैटल की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट, इट इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा दैट द भरता चीफ सुदास fought against the confederacy of 10 tribes। बिल्कुल सही है। 10 राजाओं के अगेंस्ट में सुदास ने लड़ाई जीती थी। ठीक है। डी स्टेटमेंट देखते हैं, पुरु सपोर्ट्स भरता इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स। क्या ये सही है? तो दोस्तों ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमने देखा था उसमें 10 ट्राइब में 5 आर्यन थे और 5 अनार्यन थे। तो ये पुरु जो थी ये आर्यन ट्राइब है जो कि सुदास के अगेंस्ट में खड़ी थी, सुदास के अगेंस्ट में खड़ी थी, इसीलिए ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था बैटल में, सुदास को, भरत ट्राइब को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा। अब इतने से सवाल काफी नहीं है। 50 क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक मैं आपको होमवर्क के लिए आपको भेजूंगा, आपको हमारी टीम के द्वारा भेजी जाएगी और उसकी आप प्रैक्टिस करो। और आपका जो होमवर्क है, 4 आश्रम धर्म के नाम आपको बताने हैं और एक और एडिशनल चीज बताता हूं, जैसे कि एक आश्रम धर्म यहां पर दिया गया है, तो उस आश्रम धर्म में उस व्यक्ति का काम क्या रहेगा, क्या करना पड़ता है उसको, ये भी चीज आपको याद रखनी है।
वो भी आपको होमवर्क में लिखनी है। तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों।